Hello, good morning everyone. Good morning Madhu, good morning Soumya, good morning Diksha, good morning Kanishka, good morning Akhila, good morning Sanjana, good morning Sandhya, good morning Ajay, good morning Shivani, good morning Adarsh, good morning Kamini, good morning Kashish, good morning Ritu. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था. गुड मॉर्निंग स्नेहा. ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि a mass capital M is hung with the light inextensible string as shown in the figure. To find the tension of the horizontal string. बताओ, ये तो कर लिया होगा. इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था लास्ट चैप्टर में. किस किस ने किया ये? बताओ किया है या नहीं किया है. अरे कुछ हाँ या ना तो बोल दो भाई. यस, ये इसका √3 mg आ रहा. तो बताओ भाई, मेरे को कैसे पता चलेगा. मैं √3 mg. और अब किस किस से नहीं हुआ है वो भी बता दो. सी है, कंफर्म नहीं है. अखिला, आपका क्या आ रहा है? √3. तो टाइप करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. बताओ. मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि करा है नहीं करा है, तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? सबका एक एक नाम लेके बताना पड़ेगा क्या? चलो देख लो फिर ये कैसे होगा जिसको नहीं आया. ठीक है, इसमें भी वही करना है. फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है. तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. डायग्राम में क्या क्या थे. ठीक है, तो ये आपको डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है. mg वेट इसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा. और आपको ये बताना है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कितना होगा. ठीक है, तो टेंशन आपको बताना है.
ठीक है, तो बेसिकली इस वाले स्ट्रिंग की बात हो रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग आपको एक ही यहाँ पर दिख रहा है जो कि ये वाला है। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग है और इसमें टेंशन बतानी है। तो टेंशन फोर्स बेसिकली उसकी डायरेक्शन इन्होंने पहले से दी है, तो यही आपका टेंशन फोर्स है। ठीक है, तो अब एक चीज ये देखो, इसे टेंशन हम मान लेते हैं कि T1 मान लेते हैं, बिकॉज ये वाला जो स्ट्रिंग है इसमें भी टेंशन है जिसे हमने T2 कंसीडर कर लिया है। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि कहीं पर भी कोई भी स्ट्रिंग होगा, उसमें अगर कुछ भी मास या वेट एक्ट कर रहा है तो वहां पे टेंशन आना जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाले स्ट्रिंग में भी आपको कुछ लग रहा है कि बाहर नीचे टंगा हुआ है उसका कुछ हिस्सा, जो T1 टेंशन वाली स्ट्रिंग है उसमें आ रहा होगा, और कुछ जो भार है mg वेट का वो आपकी T2 वाले स्ट्रिंग में आ रहा होगा। ठीक है, तो टेंशन जो है वो दोनों स्ट्रिंग में आएगा। अगर सपोज यहाँ पर तीसरा स्ट्रिंग भी होता जो इनके साथ आपस में कनेक्ट होता, तो टेंशन आपको वहां पर भी देखने को मिलता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कहीं पर भी कुछ फोर्स या वेट लग रहा होगा किसी भी थ्रेड के साथ या किसी भी स्ट्रिंग के साथ, तो वहां पर टेंशन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ फिगर दे है। अब आप कर क्या सकते हो यहाँ पे, पहले देख लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, फिर वर्टिकल कंपोनेंट देख लो कौन कौन से हैं, उनका सम 0 के बराबर रख दो, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो अब ये आपको 30 डिग्री दिया है, ये जो T2 वाला आपका स्ट्रिंग है जिसमें T2 टेंशन हमने लिया है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हमें जो है कंपोनेंट यहाँ ओ सेंटर ओ से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेंटर ओ से जो है हमें यहाँ पर इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, बिकॉज टेंशन T2 जो है वो उधर की तरफ है। तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री का है, और सपोज अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट करूं तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब ये अगर 90 डिग्री का हो गया ये वाला, और वो 30 डिग्री का है, 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, और एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो 180 में से इन दोनों का सम अगर 120 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, 60 डिग्री बचा, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है जो थीटा के साथ नहीं है वो क्या होगा, T2 साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि T2 साइन 60 डिग्री। और जो ऊपर वाला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो थीटा 60 डिग्री के साथ आ रहा है वो हो जाएगा T2 cos 60। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, और ये नीचे वाला आपको वर्टिकल में दिख रहा है, इसके कंपोनेंट बनेंगे नहीं क्योंकि कंपोनेंट आपको उसी के बनाने होते हैं जिसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी। ठीक है, उसी के आप कंपोनेंट करते हो। तो अब आपको करना क्या है, हमने क्या कंसीडर करा कि ये सारे जो मास ये जितने भी टेंशंस लग रहे हैं फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे इक्विलिब्रियम में। तो हॉरिजॉन्टल वाले सब का सम 0 हो जाएगा, मैंने बोला था राइट साइड को पॉजिटिव लेफ्ट को नेगेटिव। तो आप क्या कर सकते हो, T2 साइन 60 आपने पॉजिटिव ले लिया, और माइनस T1 जो है इसको नेगेटिव ले लिया और इसको 0 के बराबर लिख दिया। तो आपको यहां से मिल जाएगा T1 इज इक्वल टू T2 साइन 60। ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू T2 साइन 60 ये आपको मिल गया, और T1 इज इक्वल टू T2 साइन 60 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो कि होती है √3/2। तो इतना हो गया, और अब जो है उसके बाद ये वर्टिकल कंपोनेंट की हम बात करेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट में आप देखोगे तो ऊपर की तरफ T2 cos 60 दिख रहा है, T2 cos 60 इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, माइनस नीचे की तरफ जो mg वेट एक्ट कर रहा है उसे नेगेटिव ले लिया, और इनका सम 0 के बराबर हो गया। तो mg की वैल्यू जो है वो T2 cos 60 के बराबर हो गई, और T2 cos 60 का मतलब है T2 इंटू cos 60 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू mg, ये मिल गई आपको। अब आपको इसमें निकालना क्या था, देखो टेंशन कौन सी वाली निकालनी थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में कौन सी टेंशन है, T1 टेंशन है। तो T1 टेंशन वाली इक्वेशन जो है हमने ये रखी थी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड ये हो गई। तो इक्वेशन सेकंड में से T2 की जो वैल्यू है वो T1 में डाल देंगे। तो T1 इज इक्वल टू T2 इंटू √3/2 है, T2 की वैल्यू क्या है 2mg है, और √3/2। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आया √3 mg, बस यही आंसर है।
टेंशन T1 जो कितना हो गया, √3 mg हो गया। कितना इजी सा तो था, ऐसे ही सेम क्वेश्चन करवाया भी था मैंने। जब मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था तो उसमें क्या था, बेसिकली एक मास ऐसे टंगा हुआ था यहाँ पे, और इस थ्रेड को हमने क्या करा था, यहाँ से खींच दिया था, तो इसकी ओरिएंटेशन कुछ ऐसे बन गई थी। तो आपको इसमें भी टेंशन बताना था इस तरीके से। तो ये क्यों नहीं कर पाए भाई, इतना इजी था। अब समझ आ गया सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये तो फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब ये वाला मैं नहीं करवाऊंगा, नेक्स्ट वाला ये खुद से कर लेना। इसमें क्या बोला है कि एक मास है 10 kg का, उसको वर्टिकली सस्पेंड किए रूप से फ्रॉम द रूफ। मतलब जो अभी जो जो कंडीशन में अभी बता रहा था, जिस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले करा था, कि ये एक 10 किलो का मास है, इसको रूफ से लटकाया गया है, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जाता है मास के ऊपर, तो रोप जो है डेविएट हो जाती है 45 डिग्री के एंगल पे। यानी कि इधर की तरफ कोई एक फोर्स लगाया गया, ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया, उसके बाद जो कंडीशन आपकी बन जाएगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। ये जो रोप है ये 45 डिग्री पर डेविएट हो जाती है। मास ये रहा, और ये रहा वो, और ये 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अब आपसे बोला है, if the suspended mass is in equilibrium the magnitude of the force applied। तो आपको इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। अब बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आपने इधर को एक फोर्स लगाया था, ठीक है। अब ये आपने फोर्स लगाया, ये एफ फोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आपका जो है टेंशन फोर्स होगा यहाँ पर स्ट्रिंग में, जैसे अभी आपने ये ऊपर देखा था यहाँ पर टेंशन, वैसे यहाँ पर नीचे होगा। तो एक आपका टेंशन फोर्स यहाँ पर हो गया, ठीक है। एक टेंशन फोर्स यहाँ पर हो जाएगा, और टेंशन फोर्स के हम कंपोनेंट बना लेंगे। तो टेंशन फोर्स के जब आप कंपोनेंट बनाओगे, तो ये टी अगर टेंशन आपने इधर को माना है, तो अब क्या करेंगे हम, इसको मान लो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री हो गया, ये वाला अगर 45 है, तो ये वाला जो बचेगा ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, 180 में से जब माइनस करोगे, ठीक है। 45 45 90, और 90 90 180। तो ये हो गया, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, टी साइन 45। और इधर जो कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, वो आपका क्या हो जाएगा, टी कॉस 45। बस, अब बन गया ये आपका क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अब सबको इक्वल रख दोगे, एफ को जो है आप टी कॉस 45 के बराबर रख दोगे, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्विलिब्रियम में, यानी कि इक्वल होंगे। तो टी कॉस 45 इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, ठीक है। और टी साइन 45 के नीचे क्या लगेगा, यहाँ पर जो 10 kg मास का वेट है, वेट कितना, एम जी, और एम आपको मास कितना दिया, 10, तो 10 g हो जाएगा ये। बस टी साइन 45 को जो है 10 g के बराबर रख दो, टी की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, ठीक है। ये यहां से टी की वैल्यू मिल जाएगी, और इधर जब एफ इज इक्वल टू टी कॉस 45 रखोगे तो उसमें टी की वैल्यू रख देना, टी की वैल्यू रखोगे तो एफ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सी है, ठीक है, हाँ। चलो समझ आ गया ये वाला कैसे करना है। यस सर। बस ये ध्यान रखो कि जो भी इंक्लाइंड फोर्सेस हैं, जो भी फोर्सेस या टेंशन इंक्लाइंड है, यानी कि एंगल पे हैं, ठीक है, 0 या 90 को छोड़ के किसी भी एंगल पर अगर है, तो उनके बस कंपोनेंट बना लो। कंपोनेंट बनाने के बाद वर्टिकल का सम 0 के बराबर, ऊपर वाले को पॉजिटिव लो, नीचे वाले को नेगेटिव लो। फिर हॉरिजॉन्टल का सम बराबर, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके जेई मेंस 2019 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पुली सिस्टम दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ठीक है। देखो ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये पुली का फिगर है। पुली और रोप का ये जो सिस्टम है यहाँ पर दिया हुआ है। और ये वाला बताओ किसने किया है क्वेश्चन। बोलो किया है नहीं किया है।
नहीं आया, नहीं किया। देखो इसमें भी कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, वो जो कल हमने केबिन वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही होगा, जो मैं आपको लिफ्ट वाला क्वेश्चन या केबिन वाला क्वेश्चन बता रहा था। ठीक है, ये है M2 मास, ये है M1 मास। यहाँ ये बोला गया है कि भाई दो मासेस हैं, M1 इजिकल टू 1 kg, M2 इजिकल टू 2 kg, और इसको एक स्ट्रिंग से जो है टाई किया गया है और सस्पेंड किया गया है बाया मीन्स ऑफ वेटलेस पुली। वेटलेस पुली का मतलब है कि पुली के वेट को हम कंसीडर नहीं कर रहे, ना ही रोप के वेट को कंसीडर कर रहे हैं। जो यहाँ पर M1 और M2 दिया है बस उसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अरे इसमें ऑप्शंस रह गए क्या? चलो इसमें ऑप्शंस रह गए हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें जो आपको फाइंड करना होगा वो टेंशन फाइंड करना होगा। ठीक है, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा पुली सिस्टम का, तो उसमें हमेशा टेंशन ही निकालना होता है। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, चलो मैं अब क्वेश्चन पूछ ही लूं, अब बताया था तो कुछ पूछना भी पड़ता है। रेशमा आप ये बताओ टेंशन किधर की तरफ होगा इसमें स्ट्रिंग में, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, और क्यों होगा? सर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्यों होगा? सर क्योंकि हमारा जो ए है वो नीचे की तरफ हो रहा है ना। ए क्या है? सर एक्सेलरेशन। नहीं, अच्छा दोनों साइड ऊपर की तरफ होगा या एक साइड ऊपर की तरफ एक साइड नीचे की तरफ? सर एक मतलब एक साइड ऊपर और एक साइड नीचे। अच्छा चलो, अजय आप बताओ क्या सही कहा है रेशमा ने? नहीं, दोनों साइड ऊपर की तरफ होगा। दोनों साइड ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? नहीं, चलो ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को आपने करना कैसे होगा, देखो कभी भी कुछ भी हो लेकिन टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा इसमें, बिकॉज वेट्स जो है वो नीचे की तरफ लटके हुए हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये जो M1 वेट है ये M1G फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, और ये जो है ये M2G फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। तो कहीं पर भी आप ये देखोगे जहां पर भी वेट आपका जिस भी डायरेक्शन में होगा, तो रोप में टेंशन हमेशा उसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, देखो टेंशन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया भी था कि जिधर भाई लोड लग रहा है टेंशन उसके जस्ट ऑपोजिट होगा, क्योंकि ये जो टेंशन है यही टेंशन जो है वो आपके वेट को संभाल के रखा हुआ है। अगर आप वेट को बढ़ाते रहोगे टेंशन भी बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। ठीक है, टेंशन बढ़ता जाएगा, लेकिन रोप की लिमिट से ज्यादा अगर आप वेट बढ़ा देते हो तो टेंशन की एक लिमिट आ जाएगी, एंड टेंशन की लिमिट आने के बाद वो जो रस्सी है वो टूट जाएगी। ठीक है, इसी चीज को एक टर्म दिया जाता है इंजीनियरिंग में जिसे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। किसी भी मटेरियल की, जैसे हम यहाँ पर रोप की बात कर रहे हैं तो हम रोप की टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि मैक्सिमम ये कितना लोड रोप जो है सह सकती है अपने ऊपर। ठीक है, तो उस टर्म को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, जो कि टेंशन से ही बनता है। ठीक है, तो टेंशन हमेशा जो है ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे, ठीक है, ये टेंशन हो गया। अब यहाँ पर आपको देखो देखने की जरूरत क्या है कि ये आपका 1 kg का मास है इधर, और ये है आपका 2 kg का मास। अब मेरे को ये बताओ कि पुली को अगर हमने ऐसे फ्रीली छोड़ दिया तो पुली का मोशन किस तरफ होगा? मतलब ये मास जो है 2 kg वाला नीचे आएगा या 1 kg वाला नीचे आएगा, और कौन सा ऊपर जाएगा? 2 kg वाला नीचे आएगा और 1 kg वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई जो भारी मास है ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगा, और जो हल्का वाला मास है वो ऊपर जाएगा। क्योंकि एक इसे हम क्या मानते हैं, कंडीशन इसकी ये होती है कि ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है। ठीक है, ये क्या है, फ्रिक्शनलेस पुली है।
और साथ में हम ये भी कंसिडर करते हैं कि रोप का जो है कोई भी मास नहीं होता, और पुली का भी हम मास जो है निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, पुली के मास को हम अपने इस सिस्टम में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो जब हम ये सारी कंडीशन मानते हैं तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो m1 मास जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए और m2 मास जो है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर ये पता लग चुका है कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना कैसे है, पहले आप ये देख लो कि भाई नेट फोर्स जो है वो आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है। तो नेट फोर्स अगर एफ नेट की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई जिधर की तरफ मूवमेंट होगा, यानी कि ये वाला फोर्स जो है इसकी वजह से जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो ज्यादा है, और इसकी तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो कम है, और जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे तभी आपको नीचे की तरफ जो है एफ नेट मिलेगा। यही हमने कल लिफ्ट वाले और कैबिन वाले केस में पढ़ा था, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है। ठीक है, तो एफ नेट की अगर हम बात करें तो एफ नेट जो है वो कितना हो जाएगा, m2g माइनस m1g। ठीक है, मतलब मास 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ यानी कि उसका वेट, माइनस मास 1 की वजह से जो उसका वेट लग रहा है यानी कि m1g हो गया। तो एफ नेट की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर ये मिल गई, जो कि आपकी m2g माइनस m1g के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको ये पता है एफ नेट, मतलब एफ नेट का मतलब ये है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एफ नेट जो है वो भी क्या है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, मैंने इसको एम ए कंसिडर कर लिया सपोज, और ये हो गया m2g माइनस m1g। अब मास जो है जो ये नीचे की तरफ जा रहा है आपका पूरा, इसमें मास अगर आप देखोगे तो टोटल मास नीचे की तरफ खिसकता हुआ जा रहा है। ठीक है, टोटल मास जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ खिसकता हुआ जा रहा है, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, शायद इस क्वेश्चन में पता नहीं टेंशन निकालने को नहीं बोला है, बिकॉज टेंशन के लिए बोला होता तो शायद कुछ और भी पूछता है ये। चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी समझ लो जो जो चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये देखना है कि भाई जो टोटल मास है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और मतलब ये 1 kg वाला क्या हो रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है और 2 kg वाला नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन रिजल्ट आप देखोगे तो दोनों मासेस नीचे की तरफ जा रहे हैं राइट साइड से, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से मतलब ये एम कैपिटल एम को क्या लिख सकते हो, m1 प्लस m2 लिख सकते हो, और ये a हो गया एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन, और ये हो गया m2g माइनस m1g। तो एक्सेलरेशन की अगर आप वैल्यू यहाँ पर निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, m2 माइनस m1, और g में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ और नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये अगर आपने करा तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर कितनी मिलेगी, m2 यानी कि 2 kg का मास है, m1 यानी कि 1 kg का मास है, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1 हो गया, और इंटू जी यानी कि 10 ले लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 1 इंटू 10 10 हो गया, तो ये हो गया 10/3। तो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसका नेट एक्सेलरेशन आ गया नीचे की तरफ। ठीक है, अब रुको इसका क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ, इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया था। अच्छा ठीक है, तो देखो इसमें जो क्वेश्चन आगे पूछा था वो क्वेश्चन ये पूछा था कि assuming that both masses start from rest। ठीक है, ये इन्होंने कंडीशन दी थी कि मान लो अगर दोनों मासेस जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होते हैं, तो आपको ये बताना है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 2 kg मास इन 2 सेकेंड इज। ठीक है, तो ये आपको बताना था, इसके जो ऑप्शंस इन्होंने दिए थे वो थे आपके 20/9 मीटर, और फिर आपका 40/9 मीटर, फिर 20/3 मीटर,
और फिर है 1/3 मीटर। ठीक है, तो ये बताना था। तो अभी यहाँ पर हमने नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब नेट एक्सेलरेशन जो है ये आपका 1 kg वाले मास के ऊपर भी लग रहा है और 2 kg मास के ऊपर भी लग रहा है। ठीक है, तो अब मान लो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि 2 kg मास ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किया है। तो अब आप इसको इजीली निकाल सकते हो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके। बताओ, निकाल सकते हो कि नहीं? भाई आपको ये पता है कि एस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अब उसने बोल दिया कि भाई रेस्ट से स्टार्ट हुए थे तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, यानी कि ये वाला टर्म खत्म हो गया। और ये आ गया आपके पास 1/2 इंटू नेट एक्सेलरेशन जो है वो 10/3 के बराबर है, इंटू टाइम जो है वो आपको यहाँ पर दिया है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 2 से ये गया 5 टाइम्स, तो 5 और जाए 20 और नीचे आ गया 3, तो 20/3 मीटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है। अब नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेंशन कैसे निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किया है किसी ने, बताओ। ये भी आपको एक पुली का केस दिया है। नहीं किया, किसी ने नहीं किया है। वैष्णवी आपने किया है? नो सर, मैंने भी नहीं किया है। चलो देखो फिर। ठीक है, तो ये 3 मासेस दिए हैं, तो ये बोला इन्होंने कि 3 इक्वल वेट्स ए बी एंड सी ऑफ मास 2 kg। तो ए बी और सी तीनों का ही मास आपको 2 kg के बराबर दिया है। पहली कंडीशन ये दी है, each are hanging on a string over a fixed frictionless pulley as shown in the figure, the tension in the string connecting weight B and C is। ठीक है, तो B और C को जो ये स्ट्रिंग कनेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला, ये वाली जो स्ट्रिंग है ब्लैक वाली, इसमें आपको बताना है कि भाई टेंशन कितना होगा। तो इसको देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज मैं आपको देखो यहाँ पर ये बता दूं, यहाँ पर एक रूल ये होता है, कभी भी आप कोई भी सिस्टम अगर ले रहे हो और उसमें रोप वगैरह दिया हुआ है या कुछ भी दिया है, ठीक है, बेल्ट वगैरह दिया है, तो वहां पर क्या है कि अगर कोई एक स्ट्रिंग है और उनके बीच में अगर कोई भी मास नहीं आ रहा तो टेंशन सेम रहता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ ए पॉइंट से जो ये आपकी रोप स्टार्ट हो रही है या स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और ये आके बी पॉइंट पे खत्म हो रही है, और ए और बी के बीच में देखोगे आपको कोई भी मास यहाँ पर नहीं दिखेगा, वो सिर्फ पुली दिख रही है और पुली के ऊपर वो रोल करेगी। ठीक है, तो ए और बी के बीच में अगर आपको कोई भी मास नहीं दिख रहा है तो आप जो यहाँ पर टेंशन लोगे वो सेम लोगे, यानी कि इस रोप के अंदर जो टेंशन रहेगी ए से बी तक वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पर जो है टी कंसिडर कर लेता हूं, तो ये भी यहाँ पर टेंशन मेरी टी होगी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ तक तो ए हो गया मतलब टेंशन हमने टी मान ली, लेकिन उसके बाद जब दूसरा मास आ जाता है और उसके बाद जब दोबारा से स्ट्रिंग शुरू होता है तो टेंशन जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझनी है यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ है बी और सी के बीच में जो है रोप, इसमें टेंशन कुछ अलग होगी, जिसे मान लो मैं T1 कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अगर दो कोई मासेस हैं, दो कोई मासेस के बीच में कितनी भी लंबी आप रोप लगा दो उस रोप की टेंशन सेम रहेगी, टेंशन चेंज नहीं होगी। लेकिन उस मास के बाद जब नेक्स्ट मास आएगा और उन दोनों के बीच में कोई रोप होगी तो आपका टेंशन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए। तो अब आप एक चीज ये समझ लो कि सारे ही मासेस 2 kg के बराबर हैं,
तो लेफ्ट साइड में जो मास है ए का वो 2 kg है, लेकिन राइट साइड में जब आप टोटल मास देखोगे यहाँ पर तो आपको 2 + 2 यानी कि 4 kg दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि राइट साइड जो है वो ज्यादा भारी है, उधर 4 kg मास लटका है, यानी कि 4g उस पे वेट लगेगा और लेफ्ट वाली पे 2g लगेगा। ठीक है, तो इधर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा और इधर से ये जो मास है ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि इधर नेट एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको करना क्या है, देखो यहां पर मतलब अब हमें टेंशन भी जो है वो कंसीडर करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे? ठीक है, तो अभी उसमें मैं बताऊंगा कि दोनों तरफ टेंशन हमें क्यों दिखानी पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि नेट रिजल्टेंट की बात करेंगे, जैसे अभी तक हमने करी थी ना, कि ये जो नेट एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि ये जो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जिधर वाला साइड जो है वो मतलब हैवी होगा, उधर वाली साइड का जो फोर्स है उसमें से आप क्या करोगे, जो लेफ्ट वाली साइड है उसका फोर्स आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले आप एक चीज ये देखो, जो नेट एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ है, ये m2 मास है, ये m3 है और ये वाला आपका m1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने इसको ले लिया तो m2 + m3 इंटू ए। ठीक है, तो अभी मैंने क्या करा है कि राइट साइड वाली पुली का केस यहाँ पर कंसीडर करा है, कि राइट साइड वाले को अगर हम खाली कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन की अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि नेट एक्सेलरेशन जो वो नीचे की तरफ है, यानी कि m2 + m3 इंटू ए, टोटल मास जो राइट साइड का है जो कि नीचे की तरफ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू मान ली कि नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल जो इसका नीचे की तरफ वेट लग रहा है उसमें ऊपर की जो ये टेंशन है वायर की या जो स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो हम माइनस कर देंगे, यानी कि नीचे जो टोटल वेट यहाँ पर एक्ट कर रहा है इन दोनों मासेस का, और ऊपर आपका क्या एक्ट कर रहा है, टेंशन एक्ट कर रहा है, तो ये वाला वेट ज्यादा होगा और ये वाला टेंशन कम होगा, तभी ये बॉडी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर पाएगी। ठीक है, तो m2 + m3 इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 + m3 इंटू जी, यानी कि उन दोनों मासेस का वेट माइनस टेंशन फोर्स जो उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे, ये जो हमने बात करी है ये हमने राइट साइड की बात करी है, यानी कि राइट साइड वाली जो रोप है उसको कंसीडर अभी हमने करा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा t माइनस, या ये जो एक्सेलरेशन है ये आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ है। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो लेफ्ट साइड वाला ऊपर की तरफ होगा, तो अगर हम इसकी बात करेंगे यानी कि m1a की बात करेंगे, बिकॉज ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है ये मास 1 पे लग रहा है, m1 पे लग रहा है लेफ्ट साइड में, तो m1a की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी। अब अगर देखो ऐसी चीज है और टेंशन आपको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर की तरफ है, ठीक है, और इसका जो वेट लग रहा होगा नीचे वो m1g लग रहा होगा, तो अगर ये एक्सेलरेट ऊपर की तरफ कर रहा है इसका मतलब है कि टेंशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और m1g का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो उस तरीके से ये वाली एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो m1a इज इक्वल टू t माइनस m1g, एक इक्वेशन आपको यहां पर ये वाली मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एक तो इक्वेशन ये वाली मिल गई और एक इक्वेशन वो वाली मिल गई, अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहां मैं दोनों इक्वेशन लिख लेता हूं, पहली इक्वेशन जो है वो है m1a इज इक्वल टू t माइनस m1g, और दूसरी इक्वेशन जो है वो है m2 + m3 इंटू ए इज इक्वल टू
m2 प्लस m3 इंटू जी माइनस टी। ठीक है, तो ये मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये टी टी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पर जो चाहिए, हमें क्या निकालना था, बी और सी के बीच में टेंशन निकालना है, यानी कि T1 निकालना है। ठीक है, तो पहले हम एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, और ये वाले जो T है वो हमको खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको माइनस टी दिख रहा है, यहाँ आपको प्लस टी दिख रहा है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये T वाले जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1a प्लस m2a प्लस m3a। ठीक है, इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, t माइनस m1g इज सॉरी t माइनस m1g प्लस m2g प्लस m3g माइनस t। ठीक है, t माइनस m1g प्लस m2g प्लस m3g माइनस t। तो ये वाला t जो है ये वाले t से यहाँ पर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a में यहाँ से कॉमन ले लूंगा और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, और यहाँ से जो है मैं g कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे को मिल जाएगा m2 प्लस m3 माइनस m1। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जो मेरे को यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी g इंटू m2 प्लस m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो अब ये एक्सेलरेशन की हमको वैल्यू मिल चुकी है। अब यहां से क्या करेंगे, हम टेंशन वाली, मतलब ये जो बी और सी वाला ब्लॉक आपको दिख रहा है इसको कंसीडर करेंगे, और इसके लिए फिर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अभी चलो इसको ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 8:20 पे मिलते हैं फिर वापस से।